दोस्तों, आज सुबह 30 जुलाई 2026 को ठीक 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में, जिसे हिंदू परंपरा में दिन का सबसे पवित्र समय भी माना जाता है, दुनिया भर में एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस मूवी का नाम था रामायण। और उसके साथ एक ऐसा नंबर आया जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। इसका बजट है 4000 करोड़ रुपए। अब एक सेकंड के लिए रुकिए, ये सिर्फ एक सिंपल नंबर नहीं है, ये उस फिल्म का बजट है जो 2 पार्ट्स में बनने वाली है और डॉलर्स में ये लगभग 500 मिलियन डॉलर के आसपास बैठता है। लेकिन इंडिविजुअली इस नंबर को सुनकर काफी चीज समझ में नहीं आती है, तो चलिए इसे किसी और चीज के साथ रखकर देखते हैं। सिर्फ 2 हफ्ते पहले 17 जुलाई को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म आई थी द ओडिसी। उस मूवी में होमर की 3000 साल पुरानी ग्रीक कहानियां हैं और कई सुपरस्टार्स हैं जैसे कि मैट डेमन, टॉम हैलैंड, जेंडाया, एन हैथवे और रॉबर्ट पैटिसन। इसकी शूटिंग लगभग 7 देशों में हुई, मोरक्को से लगा के आइसलैंड तक, और दुनिया की पहली फिल्म है जो पूरी की पूरी IMAX 70mm कैमरा पर शूट हुई है। उसका बजट था मात्र $250 मिलियन और रामायण मूवी का बजट है लगभग $500 मिलियन, यानी कि नोलान की मूवी से ठीक डबल। और ये सिर्फ नोलान की बात नहीं है, $500 मिलियन उस लेवल का नंबर है जहां और भी कई सारी फेमस मूवीज खड़ी हैं, जैसे एवेटार, एवेंजर्स, स्टार वॉर्स। और इन मूवीज के पीछे जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका नाम है डिज्नी और वार्नर ब्रदर जैसी कंपनीज, जिनको कई डेकेड्स का एक्सपीरियंस है मूवी मेकिंग में। और अब उसी लाइन में एक हिंदुस्तानी फिल्म खड़ी हो गई है। एक ऐसी कहानी पर बनी हुई है मूवी है जो हमारे घर घर में बचपन से सुनाई जाती है। रामायण शायद ही किसी ने ना सुनी हो। तो सवाल एकदम सिंपल सीधा है कि इंडिया अचानक दुनिया के सबसे महंगी फिल्मों में खुद को क्यों खड़ा कर रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि यह सवाल जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि ये एक फिल्म की कहानी नहीं है। क्योंकि जब इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने पहली बार ये आइडिया रखा तो उन्होंने खुद कहा था कि सब लोगों ने मुझे पागल करार दे दिया है, क्योंकि उस वक्त तक किसी इंडियन फिल्म ने इस स्केल के बारे में सोचा तक नहीं था। तो एक पागल आइडिया इतनी बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी आखिर कैसे बन गया और इसके पीछे आखिर कौन खड़ा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि यह एक सिंपल फिल्म नहीं है, ये एक्चुअली एक बड़ा प्लान है। ऐसा प्लान जिसमें दुनिया को इंडिया दिखाना चाहता है कि हम सिर्फ फिल्में देखते नहीं हैं, हम एक्चुअली दुनिया के लिए फिल्में बना भी सकते हैं। और इस प्लान के पीछे पैसे से कई गुना ज्यादा कुछ और छुपा है, और आज हम वही कुछ और पूरी तरह से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये 4000 करोड़ आ कहां से रहे हैं, जा कहां रहे हैं, इंडियन सिनेमा इतनी दूर तक कैसे पहुंचा, हमारी रीजनल इंडस्ट्रीज के बीच क्या जंग चल रही है, और सबसे जरूरी बात कि एक देश अपनी सबसे पुरानी कहानी को दुनिया के सामने इतनी ताकत से क्यों रखना चाहता है। तो चलिए पैसों से ही शुरुआत कर लेते हैं कि 4000 करोड़ का नंबर बड़ा लगता है और एक्चुअल में है भी, लेकिन इससे ठीक से समझना जरूरी है, वरना हम काफी गलत डायमेंशन से इसको समझ बैठेंगे। ये 4000 करोड़ एक फिल्म का नहीं है, एक कई 2 फिल्मों का बजट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्ट 1 करीब 1500 करोड़ रुपए का बनेगा और पार्ट 2 लगभग 2500 करोड़ रुपए का बनेगा। अब अगर सिर्फ पार्ट 1 की बात करें जो इस दिवाली पर रिलीज होगा, तो उसका बजट होता है करीब $180 मिलियन, जो कि नोलान की ओडिसी का करीब $250 मिलियन से थोड़ा कम है। लेकिन जब दोनों पार्ट्स को जोड़ लेंगे तब ये $500 मिलियन पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब तभी ये दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में आकर खड़ा हो जाएगा। ये ईमानदारी के साथ बताना जरूरी है, क्योंकि हम तथ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात को बिल्कुल छोटी मत मानिए, 500 करोड़ भी अकेले किसी भी इंडियन फिल्म के लिए आज तक का सबसे बड़ा नंबर है। अब सवाल यह है कि इतना पैसा आखिर आता कहां से है, क्योंकि एक कंपनी अकेले इतना रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और यही इस फिल्म का असली ढांचा समझ में आपको आएगा। रामायण किसी एक कंपनी की फिल्म नहीं है, ये कई बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी ताकतों का एक्चुअली एक कोलिशन है, एक तरह का गठबंधन है। इसके मूल निर्माता है नमित मल्होत्रा, उनकी कंपनी प्राइम फोकस और उसके साथ DNEG। इसके साथ जुड़े हैं यश, हाँ वही यश जिन्होंने KGF में पूरे देश में छा गए थे, और उनकी कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस। यश इस फिल्म में रावण का किरदार भी निभा रहे हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। फिर आते हैं सोनी पिक्चर्स, एक हॉलीवुड स्टूडियो जो इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएगा। और इंडिया में रिपोर्ट्स कहती हैं कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स करीब $350 में खरीदे हैं। अगर म्यूजिक की बात करें तो टी सीरीज ने इस फिल्म के ऑडियो राइट्स करीब 75 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, जिसे इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा म्यूजिक डील माना जा रहा है। जरा रुक कर सोचिए और इसको देखिए कि एक तरफ मुंबई का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस, दूसरी तरफ बैंगलोर का सबसे बड़ा स्टार यश, तीसरी तरफ एक हॉलीवुड स्टूडियो सोनी, और चौथी तरफ देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज। और इनके बीच में एक VFX कंपनी जो खुद को ऑस्कर भी जिता चुकी है। ये एक फिल्म की स्टार कास्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक पूरी इंडस्ट्री का गठबंधन है और कोलिशन है। और इंडिया में पहले कभी ऐसा इतना बड़ा पैमाने पर नहीं हुआ है।
अब ये पैसा आखिर जा कहां रहा है, क्योंकि 4,000 करोड़ रुपए सिर्फ स्टार्स की फीस में नहीं जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा इसका जाता है वीएफएक्स में, वही कंप्यूटर ग्राफिक्स जिससे लंका बनती है, पुष्पक विमान उड़ेगा और हनुमान जी की सेना पर्दे पर उतरेगी। और ये काम कर रही है डीएनईजी कंपनी, जो पहले डबल नेगेटिव कहलाती थी। और ये कोई आम कंपनी नहीं है, डीएनईजी ने अब तक 8 अकेडमी अवार्ड्स जीते हैं। किन फिल्मों के लिए जीते हैं अगर आप जानना चाहेंगे तो इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर 2049, टेनेट और ड्यून। यानी कि जो टीम क्रिस्टोफर नोलान की फिल्मों को विजुअल जादू बना देती है, वही टीम आज रामायण को भी बनाएगी। और उसके मालिक एक एक्चुअली हिंदुस्तानी है जिनका नाम है नमित मल्होत्रा। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। इसका मतलब यह है कि हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी अब किसी बाहर वाले से हमें उधार नहीं लेनी पड़ेगी, वो टेक्नोलॉजी अब हमारी अपनी कंपनी के पास में अवेलेबल है। अब म्यूजिक की बात सुनिए, जो शायद इस पूरे प्रोजेक्ट को और भी दिलचस्प बना देती है, और वही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है इस कहानी का। इस फिल्म का संगीत 2 लोग मिलकर बना रहे हैं, ए.आर. रहमान और हैंस जिमर। रहमान को तो आप जानते ही हैं, लेकिन 2 ऑस्कर 2 ग्रैमी उनको मिल चुके हैं, और हैंस जिमर वही हैं जिन्होंने इंटरस्टेलर, ड्यून, ग्लैडिएटर और इंसेप्शन का म्यूजिक दिया है। दुनिया के 2 सबसे बड़े फिल्म कंपोजर एक ही फिल्म पर एक ही टेबल पर बैठकर काम करेंगे। और रहमान ने खुद इस बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सबसे बड़ी चुनौती थी कि जिमर की जो वेस्टर्न स्टाइल की सोच है और संस्कृत के श्लोकों को एक ऐसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा उसके साथ, ताकि संगीत की आत्मा हिंदुस्तानी रहे लेकिन दुनिया के लोग भी इसे समझ सकें। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ काम किया ताकि शब्दों की शुद्धता बनी रहे। और यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि यही इस फिल्म का असली फॉर्मूला है कि कहानी पूरी तरह हिंदुस्तानी है लेकिन इसकी पैकेजिंग पूरी तरह से ग्लोबल होगी। अब आइए स्टार कास्ट को देखते हैं, और इसमें एक बहुत ही सोच समझकर इन्हें बनाया गया है। इसके अंदर क्लियर स्ट्रैटेजी है कि किन फिल्म स्टार को इसमें लिया जाएगा। इसमें रणबीर कपूर है जो राम के किरदार में है। वो मुंबई के सबसे पहले कपूर खानदान के परिवार के हैं। साई पल्लवी सीता के रूप में है। साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे रेस्पेक्टेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं साई पल्लवी। यश जो है वो रावण के रूप में है। वो कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़ा नाम है, जिसे केजीएफ ने पूरे देश में स्टार बना दिया। सनी देओल हनुमान जी के रूप में है। रवि दुबे लक्ष्मण है, और इनके साथ रकुल प्रीत, काजल अग्रवाल, लारा दत्ता, और खबरों के मुताबिक अमिताभ बच्चन भी अपनी आवाज को दे रहे हैं जटायु के रूप में। अब जरा ध्यान से सोचिए कि मुंबई का हीरो, साउथ की हीरोइन, कन्नड़ का विलन, ये कास्टिंग सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं हुई है। ये कास्टिंग पूरे देश को एक फिल्म में बांधने के लिए हुई है। और ये क्यों जरूरी था, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि इंडियन सिनेमा का पूरा सफर आखिर किस तरह से शुरू हुआ। अगर हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत देखें तो वो होती है 1913 में, जब दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र के ऊपर पिक्चर बनाई। ये एक साइलेंट फिल्म थी, मतलब उसके अंदर आवाज नहीं थी। और दिलचस्प बात यह है कि वो भी एक पौराणिक कहानी पर ही बनी थी। फिर 1931 में आलम आरा आई, पहली ऐसी फिल्म जिसके अंदर आवाज का उपयोग हुआ, और उसी के साथ शुरू हुई वो परंपरा जो आज तक हमारी फिल्मों की पहचान बनकर रह गई है कि हमारी फिल्मों में होते हैं गाने। दुनिया की कोई और इंडस्ट्री की फिल्मों में इतने ज्यादा गाने नहीं रखती है, लेकिन इंडिया में हमेशा से गाने आते हैं मूवीज में। फिर आया 1940 से 50s का गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसमें गुरुदत्त, महबूब खान, राज कपूर जैसे कई फेमस एक्टर्स आए, और मूवीज आई फेमस जैसे कि मदर इंडिया और आवारा। और पहली बार इंडियन फिल्म्स कांस जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स तक पहुंचने लगी। राज कपूर की मूवीज तो सोवियत यूनियन तक में बहुत मशहूर हो गई, जो अर्सवाइल यूएसएसआर था, वहां भी लोग उसे देखने लगे। और एक बात आपको यहां समझना जरूरी है कि दुनिया ने इंडिया को सिनेमा के लिए पहले भी इज्जत दी है। बंगाल के सत्यजीत रे ने 1955 में पत्थर पांचाली बनाई थी, एक छोटी सी फिल्म, बहुत कम पैसे में बनी। एक गरीब बंगाली परिवार की यह कहानी थी। उस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड जीता, और सत्यजीत रे दुनिया के सबसे महान डायरेक्टर्स में गिने जाने लगे। 1992 में उन्हें ऑस्कर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। लेकिन ध्यान दीजिए, वो सम्मान कला के लिए था, उनकी बड़ी स्केल वाली मूवीज के लिए नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही कम बजट में बनी थी। दुनिया हमें गहरी और सच्ची फिल्में बनाने वाला देश मानता है, बड़े महंगे टेक्निकली शानदार तमाशे बनाने वाला देश नहीं मानता है। एक्चुअली वो जगह बड़ी ग्रैंड मूवीज बनाने के लिए हमेशा हॉलीवुड को माना गया है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और रामायण असल में उसी जगह पर जाकर अपना क्लेम करना चाहती है, हॉलीवुड के उसी स्पेस को वो क्लेम करना चाहती है। लेकिन एक चीज थी जो डेकेड्स तक नहीं बदली, कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक नहीं है, एक्चुअली कई अलग अलग इंडस्ट्रीज से बनी हुई है, और वो आपस में लगभग अलग अलग दुनिया की तरह काम करती है। मुंबई में हिंदी सिनेमा है जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, हैदराबाद में तेलुगु सिनेमा है जिसे हम टॉलीवुड कहते हैं, चेन्नई में तमिल सिनेमा है जिसे हम कॉलीवुड कहते हैं, और बेंगलुरु में कन्नड़ सिनेमा है जिसे सैंडलवुड कहते हैं, और केरला में मलयालम सिनेमा है जिसे हम मॉलीवुड कहते हैं। इन सब के अपने स्टार्स हैं, इन सब के अपने ऑडियंसेस हैं, और इन सब का अपना एक मार्केट है।
एक तमिल सुपरस्टार को नॉर्थ इंडिया में शायद कोई पहचानता भी ना हो और एक बॉलीवुड के स्टार को साउथ इंडिया में उतने लोग नहीं जानते होंगे। और इस बीच एक सोच और थी कि नेशनल सिनेमा का मतलब है हिंदी सिनेमा और बाकी सारे सिनेमास को नाम दे दिया गया कि यह है रीजनल सिनेमास। अब देखिए कि पिछले 10 साल में वो पूरी सोच बदल चुकी है और इसके लिए कुछ आंकड़े देखने जरूरी हैं क्योंकि यही इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। 2024 में इंडिया का बॉक्स ऑफिस करीब 1.37 बिलियन डॉलर था। अब इसको तोड़कर देखिए, हिंदी सिनेमा का हिस्सा था सिर्फ 40%, करीब 543 मिलियन डॉलर्स। 2023 में ये 44% था, मतलब ये वहां से श्रिंक हो रहा था। साउथ इंडियन सिनेमा का हिस्सा था लगभग 45%, इसमें तेलुगु अकेले 20%, तमिल 15%, मलयालम 10%, जो सिर्फ एक साल में एक्चुअली डबल हो गया, और कन्नड़ा 3%। और अब वो एक लाइन जो सबसे ज्यादा चुभती है कि हिंदी सिनेमा की कमाई का 31% हिस्सा असल में साउथ इंडिया की फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन से आया था। यानी कि जिसे हम नेशनल सिनेमा कह रहे थे उसका वेटेज काफी कम था। यानी कि हिंदी बेल्ट के थिएटर में लोग हिंदी फिल्में देख रहे थे, लेकिन उनमें से 1/3 फिल्में असल में साउथ इंडिया में बनी थी और सिर्फ ओरिजिनल हिंदी फिल्मों की कमाई उस साल 37% तक डाउन हो गई। और एक बात और कि हॉलीवुड का इंडिया में हिस्सा मात्र 8% है। मार्वल और डीसी जैसी फिल्में मिलाकर भी वो हमारे बाजार का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो आखिर हुआ क्या है कि साउथ इंडिया ने यह कैसे कर दिखाया, कैसे उनको इतनी फेम मिली और कैसे उन्होंने इतना पैसा कमाया? इसके पीछे एक सोच थी जिसे आज पैन इंडिया फिल्म कहते हैं या कहलाया जाता है। पहले होता यह था कि एक तेलुगु फिल्म तेलुगु दर्शकों के लिए बनती थी। फिर कुछ निर्माताओं ने सोचा कि क्यों ना ऐसी फिल्म बनाई जाए जो पूरे देश को हम दे सकते हैं या पूरा देश उसे देख पाए। कहानी ऐसी हो जो हर जगह समझ आए और स्केल इतना बड़ा हो कि कोई मना न कर पाए और उसे देखना ही पड़े, और उससे एक साथ सारी भाषाओं में रिलीज भी कर दिया जाए। और इसी सोच की सबसे बड़ी मिसाल आई 2015 में, जिस मूवी का नाम था बाहुबली। SS राजमौली की उस फिल्म ने वो कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। बाहुबली 2 ने दुनिया भर में करीब 1810 करोड़ रुपए कमाए और नॉर्थ इंडिया के लोग, जिन्होंने शायद पहले कभी कोई तेलुगु फिल्म देखी भी ना हो, वो थिएटर में जाकर इस डायलॉग को दोहराने लगे कि कटप्पा ने बाहुबली को आखिर क्यों मारा। उसके बाद एक लहर सी बन गई और कई मूवीज आई बैक टू बैक जो साउथ इंडिया की पूरे इंडिया में फेमस होने लगी। KGF आई और यश पूरे देश के स्टार बन गए। KGF चैप्टर 2 ने करीब 1200 करोड़ रुपए कमाए। फिर पुष्पा आई और फिर आई RRR, और RRR ने वो किया जो इंडियन सिनेमा के लिए एक सपना था। उस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने 2023 में ऑस्कर जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। ये पहली बार था जब किसी इंडियन प्रोडक्शन को इस लेवल का अवार्ड मिला था, और उस फिल्म ने अकेले जापान में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे। और उसके बाद कल्कि 2898 AD आई, एक साइंस फिक्शन फिल्म जिसमें इंडियन माइथोलॉजी को फ्यूचर के साथ जोड़ा गया, और उसने 2024 में करीब 90 मिलियन डॉलर कमाए। अब इन सबको एक साथ रखिए और रामायण की पूरी स्ट्रैटेजी आपको साफ हो जाएगी। बाहुबली ने यह दिखाया कि एक्चुअली बड़े स्केल की मूवीज भी बिक जाएंगी। KGF ने दिखाया कि एक रीजनल स्टार पूरे देश के स्टार बन सकते हैं। RRR ने दिखाया कि दुनिया हमारी फिल्में देखने के लिए तैयार है। कल्कि ने दिखाया कि हमारी माइथोलॉजी को नए तरीके से बेचा जा सकता है, और रामायण इन चारों सबक को उठाकर एक ही फिल्म में डाल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी माइथोलॉजी, सबसे बड़े स्केल पर बनने वाली मूवी, पूरे देश के स्टार्स हैं उसमें, और हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी है। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक्चुअली एक ब्रॉड प्लान है। और इस प्लान का एक और हिस्सा है जो अक्सर नजर नहीं आता है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ मूवीज। जब एक फिल्म पर 4000 करोड़ रुपए लगते हैं तो वो पैसा किसी एक जगह नहीं जाता, वो हजारों लोगों तक पहुंचता है। VFX आर्टिस्ट, जिनमें से बहुत सारे मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में बैठे होंगे, सेट बनाने वाले कारपेंटर्स और पेंटर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, आपके दर्जी, लाइट और साउंड की टीम्स, स्टंट आर्टिस्ट, और वो सारा स्टाफ जो महीनों तक शूटिंग चलाता है। और इसका एक बड़ा असर और भी है कि जब DNEG जैसी कंपनी इंडिया में इतना बड़ा काम करती है, तो यहां ऐसे VFX आर्टिस्ट तैयार होते हैं जो कल को हॉलीवुड के लिए भी काम कर पाएंगे। यानी कि ये फिल्म सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रही है, ये एक स्किल सेट भी बना रही है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी इंडिया में कंटिन्यू करेगी। और ये बात इंडिया के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का एक बढ़ता हुआ हिस्सा है, और ये उन चंद क्षेत्रों में से है जहां इंडिया दुनिया से कमा सकता है या दुनिया से और पैसा कमा सकता है, सिर्फ खर्चा नहीं कर सकता है। एक हिट फिल्म के साथ टूरिज्म आता है, मर्चेंडाइज बिकता है, म्यूजिक बिकता है, और सबसे ज्यादा आपकी पहचान बनती है। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब तक हमने पैसे और बिजनेस की बात की, लेकिन असली बात इससे और भी बड़ी है। उस बात का नाम है सॉफ्ट पावर।
ये शब्द दिया था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम है जोसेफ नाय। उन्होंने, उनका कहना था किसी भी देश के पास दो तरह की ताकत होती है। पहली हार्ड पावर। हार्ड पावर किस चीज से रिफ्लेक्ट होती है? फौज से, आपकी मिलिट्री से, आपके वेपन से, किस लेवल के वेपन आपके पास में, आपके पैसे से, और किस तरह का प्रेशर आप क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप किसी को एक्चुअली मजबूर कर सकते हैं, किसी भी देश को। दूसरी तरफ होती है सॉफ्ट पावर। वो किसी भी देश की संस्कृति या उनका कल्चर, उनकी फिल्में, उनके संगीत, उनके विचार, इससे वे देश किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते। इससे आप किसी को एक्चुअली अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, आप उन्हें खींच सकते हैं। लोग खुद आपको पसंद करने लगते हैं अगर आपके पास सॉफ्ट पावर है तो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद अमेरिका है। सोचिए, कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका और सोवियत यूनियन या यूएसआर के बीच में एक साइलेंट वॉर चल रहा था, एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, उस कोल्ड वॉर में अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उसकी मिलिट्री पावर नहीं थी, उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका हॉलीवुड। दुनिया भर के बच्चे अमेरिकन फिल्में देखकर बड़े हुए। उन्होंने अमेरिका की जीन्स पहनी, अमेरिकन म्यूजिक को सुना, और उनके मन में अमेरिका की एक इमेज बन गई, और वो इमेज थी आज़ादी, पावर और एक्चुअली अमेरिकन ड्रीम। वो छवि किसी फौज ने नहीं बनाई थी, एक्चुअली वो अमेरिकन सिनेमा ने, हॉलीवुड ने बनाई थी। और यही काम पिछले 20 साल में एक और देश ने बहुत सफलतापूर्वक किया है, जिसका नाम है साउथ कोरिया। कोरिया ने अपनी फिल्में, अपने ड्रामा और अपना संगीत के पॉप दुनिया भर में भेजा। आज इंडिया में जितने बच्चे हैं वो भी कोरियन ड्रामा देखते हैं, बीटीएस सुनते हैं और कोरियन खाना ट्राई करते हैं। ये सब किसी हथियार से नहीं हुआ, ये एक सोची समझी हुई सांस्कृतिक स्ट्रेटजी थी, जिससे कोरिया ने ये नाम दिया हालियू। और अब इन सारी कहानी के बाद में एक सवाल यह है कि आखिर इंडिया के पास में क्या है? इंडिया के पास एक ऐसी चीज है जो बहुत कम देशों के पास है। हमारे पास है 5000 साल पुरानी सभ्यता, और उसके साथ ऐसी कहानियां हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में आती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमने अपनी कहानियां कभी भी दुनिया की भाषा में उनके सामने नहीं रखी। ग्रीक माइथोलॉजी को पूरी दुनिया जानती है क्योंकि हॉलीवुड ने उस पर 100 से ज्यादा फिल्में बनाई है। नॉर्स माइथोलॉजी को पूरी दुनिया जानती है क्योंकि मार्वल ने थोर बना दिया। लेकिन रामायण, उसे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज भी नहीं जानता है, जबकि वो उन दोनों से भी बहुत पुरानी है। और रामायण फिल्म का असली मकसद यही है। नमित मल्होत्रा जो मूवी बना रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि उनका इरादा है कि सिनेमा के जरिए इंडियन विरासत का सम्मान करना, और दुनिया इंडिया को कैसे देखती है उसे भी वे बदलना चाहते हैं। और इस बात को जरा गौर से समझिए, जब आप एक हिंदुस्तानी एपिक को लेते हैं, उसमें ऑस्कर जीतने वाली वीएफएक्स डालते हैं और उस पर हैंस जिमर का म्यूजिक डालते हैं और उसे आईमैक्स पर दुनिया भर में एक साथ रिलीज करते हैं, तो आप सिर्फ फिल्म नहीं बेच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी कहानी भी उतनी ही बड़ी है जितनी कि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की है, और हम उसे तुम्हारी भाषा में भी सुनाएंगे कि आपको आपकी लैंग्वेज में उस मूवी को हम प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, इस कहानी का वो पहलू जो शायद और भी गहरा है। रामायण कोई आम कहानी नहीं है, ये इंडिया के शायद सबसे संजी हुई, सबसे डीपली एम्बेडेड कहानी है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के गांव में जब रामलीला होती है, तमिलनाडु में कम्मन की रामायण पढ़ी जाती है, बंगाल में कृत्तिबस की, आसाम में माधव कुंडली की, उड़ीसा, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, हर भाषा में रामायण का अपना एक रूप है। और ये इंडिया तक भी सीमित नहीं है। इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, वहां आज भी काकाविन रामायण पढ़ा जाता है और उस पर नाच और डांस भी होता है। थाईलैंड की राष्ट्रीय कथा रामाकिन है, जो रामायण पर ही आधारित है, और वहां के राजाओं के नाम तक राम पर रखे जाते थे। कंबोडिया में रियामकर है, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, सब जगह रामायण का अपना एक वर्जन है। यानी कि एक कहानी सदियों पहले बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी बजट के पूरे एशिया में पहुंच चुकी थी। रामायण असल में इंडिया का सबसे पुराना सॉफ्ट पावर है। ये फिल्म सिर्फ उसे दोबारा जिंदा कर रही है और इस डायरेक्शन में काम कर रही है, और इसलिए इस फिल्म के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है जो किसी आम फिल्म के साथ में शायद ना आए। क्योंकि जब कहानी इतने लोगों की हो तो हर कोई अपनी रामायण देखना चाहता है। किसी को राम की छवि अलग लगती है, किसी को सीता का रूप अलग लगता है, किसी को रावण का चित्रण अलग लगता है, और अगर फिल्म एक भी जगह गलत लगे तो लोग नाराज हो जाते हैं। यही वजह है कि इस फिल्म ने हर छोटा फैसला इतना सोच समझ कर लिया है। टीजर हनुमान जयंती के दिन रिलीज किया गया, ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया, और एक्चुअल रिलीज मूवी का दिवाली पर है। संगीत के लिए संस्कृत के जानकारों को बुलाया गया, और ये सब एक ही चीज के लिए नहीं, एक्चुअली ये किया गया भरोसे के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर जानते हैं कि वो एक फिल्म नहीं है, एक आस्था पर हाथ लगाने जैसा है। अब थोड़ा ईमानदार होते हैं, क्योंकि सिर्फ तारीफ से ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। इस फिल्म के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी है और चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला कि पैसा आखिर वापस कैसे आएगा। 4000 करोड़ रुपए का मतलब है कि इस फिल्म को सिर्फ हिट होना काफी नहीं है,
इसे इतिहास की सबसे बड़ी हिट होना पड़ेगा। आज तक की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बाहुबली ने करीब 1810 रुपए कमाए थे। रामायण को सिर्फ अपना खर्चा निकालने के लिए उससे कई गुना ज्यादा कमाना होगा, और वो भी 2 बार में 2 पार्ट्स के लिए। दूसरी, क्या दुनिया सच में इसे देखेगी? आरआरआर की सफलता के बावजूद इंडियन फिल्मों को ओवरसीज बाजार अभी भी ज्यादातर लोग वहां पर इंडियंस ही इस मूवीज को देखते हैं। एक आम अमेरिकन यूरोपियन दर्शक को रामायण देखने के लिए राजी करना एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई है। नोलान की ओडिसी ने अपना $250 मिलियन का बजट सिर्फ 3 दिन में वापस कर लिया था। इतने पैसे उनके पास आ गए क्योंकि उसके पीछे हॉलीवुड का पूरा सिस्टम लगा हुआ था। रामायण के पास में वो सिस्टम नहीं है, उसे अपना एक सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। तीसरी बात, क्या फिल्म सच में अच्छी होगी? क्योंकि पैसा अच्छी फिल्म की गारंटी नहीं देता है, और खुद आज के ट्रेलर पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। कुछ लोगों ने विजुअल्स की तारीफ की, कुछ लोगों ने कहा कि किरदारों और भावनाओं में वो गहराई अभी तक नजर नहीं आ रही है, और अप्रैल में आए टीजर पर भी कुछ ऐसी ही मिली जुली बातें सामने आई थी। और यही इस पूरे प्रयोग की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आप टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, सितारे खरीद सकते हैं या स्टार्स खरीद सकते हैं, ऑस्कर वाले कंपोजर खरीद सकते हैं, लेकिन एक कहानी की आत्मा वो आप नहीं खरीद सकते हैं, वो आपको बनानी पड़ती है। तो चलिए अब पूरी कहानी को एक जगह समेट कर रखते हैं कि 1913 में हमने पहली फिल्म बनाई थी एक पौराणिक कहानी पर, बिना आवाज के एक छोटे से कैमरे से। आज 113 साल बाद हम एक पौराणिक कहानी पर ही दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनाने जा रहे हैं। ऑस्कर जीतने वाली वीएफएक्स से, 2 महान संगीतकारों के साथ में, और आईमैक्स के सबसे बड़े पर्दे के लिए। बीच के इन 113 साल में हम बहुत कुछ सीखे हैं। हमने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इंडस्ट्रीज बनाई और फिर धीरे धीरे उनकी दीवारें गिराई। साउथ ने बॉलीवुड को सिखाया कि बड़ी स्केल पर मूवीज बनाना क्या होता है। बाहुबली ने हमें सिखाया कि देश एक साथ एक फिल्म कैसे देख सकता है। आरआरआर ने यह सिखाया कि दुनिया का दरवाजा हमारी मूवीज के लिए खुल चुका है, और अब रामायण उन सब सबकों को एक जगह रखकर एक बहुत बड़ा फैसला ले रहा है, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। अगर यह फिल्म चल गई तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होगा कि एक फिल्म हिट हो गई, इसका मतलब होगा दुनिया के बड़े सिनेमा के टेबल पर अब एक हिंदुस्तानी कुर्सी भी लग जाएगी, और उसके बाद हर इंडियन निर्माता थोड़ा और बड़ा सोचने की हिम्मत करेगा। और अगर ये नहीं चली तो उसका नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा, और अगला कोई इस स्केल पर पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन इस सब से एक बात जरूर साफ होती है कि एक वक्त था जब हम हॉलीवुड की फिल्में देखकर सोचते थे कि काश हम भी ऐसी बना पाते। आज हम उस स्टेज पर हैं जहां हॉलीवुड की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी का मालिक एक्चुअली एक हिंदुस्तानी है, जहां हमारे संगीतकार उनके संगीतकारों के साथ बराबरी से बैठते हैं, और जहां हमारी सबसे पुरानी कहानी दुनिया के सबसे बड़े पर्दे पर जाने वाली है, और वो भी किसी दूसरे की कहानी नहीं, हमारी अपनी रामायण की कहानी। और शायद यही इस 4000 करोड़ का असली मतलब है कि ये पैसा सिर्फ एक फिल्म पर नहीं लग रहा है, ये एक सोच पर लग रहा है कि एक देश अपनी कहानी खुद सुनाएगा, अपने तरीके से सुनाएगा और पूरी दुनिया को सुनाएगा। बाकी फिल्म कैसी है ये तो दिवाली पर दर्शक तय करेंगे, क्योंकि आखिर में चाहे बजट 40,000 करोड़ हो या 40 लाख रुपए हो, सिनेमा का सबसे पुराना नियम एक ही होना चाहिए कि कहानी कितनी अच्छी है और उसे किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। माय नेम इज मंगल सिंह। आई टीच एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी IQ। कल्चर के बारे में बहुत डिस्कशंस होते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम हैंडल पर और इंस्टाग्राम चैनल पर इन QR कोड्स को स्कैन करके। मेरा हैंडल का नाम है एंथ्रोलॉजिकल इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।